हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम धीरज मोहन द्विवेदी एंड स्वागत है आपके फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल जहां पर आपको मिलता है बिल्कुल फ्री ऑनलाइन एजुकेशन और वो भी एक क्वालिटी एजुकेशन। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैग्नेट ब्रेन्स पर किंडरगार्टन से लेकर के क्लास 12 तक के सारे बुक्स एंड ई बुक्स अवेलेबल हैं। ठीक है, उसको लेने के लिए क्या करना है, आपको सिंपल आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर आपको एक फॉर्म मिलेगा, उस फॉर्म को आप फिलअप करें, फिर जो हमारी टीम है वो आपसे कॉन्टैक्ट करेंगी, है ना। तो ये जो बुक्स अवेलेबल हैं ये डिफरेंट सेगमेंट्स में कैटेगराइज्ड हैं, लाइक आपका सैंपल पेपर बुक्स हो गए, एमसीक्यू बुक्स हो गए, ऐसे डिफरेंट सेगमेंट्स में आपको ये बुक मिलेंगे, तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा ये। ठीक है, तो सिंपल आप फॉर्म फिलअप करें, बाकी टीम आपसे कांटेक्ट करेंगी। चलें, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम क्या शुरू करने वाले हैं, आपके क्लास 12 फिजिक्स का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 9, दैट इज रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज प्रिज्म। ठीक है, तो क्या होगा, क्या होता है प्रिज्म, है ना। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म कैसे होता है ना। मैक्सिमम डेविएशन, मिनिमम डेविएशन की कंडीशन क्या होती है, थिन प्रिज्म क्या होता है, यह सारा डिस्कशन हम आज की वीडियो में करने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करें। चलो, पहले तो यह बताओ व्हाट इज एक्चुअली प्रिज्म। यह आपको सामने दिख रहा है प्रिज्म, है ना। तो हम कहते हैं कि प्रिज्म जो है वो एक ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है, ठीक है, जिसमें रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस होते हैं, जिसमें एक कंडीशन होती है कि जिस सरफेस पे रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होगी और जिस सरफेस से रे ऑफ लाइट एग्जिट होगी, इमर्ज होगी, वो दोनों सरफेस प्लेन और नॉन पैरेलल होने चाहिए। क्या होने चाहिए, नॉन पैरेलल, है ना। तो उसी को हम बोलेंगे प्रिज्म। तो मैंने ये कहा कि प्रिज्म जो है वो एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है, बाउंडेड बाय रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस, जिसमें से जो आपका इंसिडेंट सरफेस है और जो इमर्जेंट सरफेस है वो आपका नॉन पैरेलल होना चाहिए। ठीक है, वो पैरेलल नहीं होना चाहिए, वो नॉन पैरेलल। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये जो आपका प्रिज्म है ये आपका इंसिडेंट सरफेस है, ये आपका इमर्जिंग सरफेस है। तो क्या ये दोनों आपको पैरेलल दिख रहे हैं, नहीं, है ना। यहां पर एक एंगल बन रहा है, ये जो एंगल बनता है ना आपके इंसिडेंट सरफेस और इमर्जिंग सरफेस के बीच का जो एंगल है, इसी को कहते हैं हम लोग एंगल ऑफ प्रिज्म, है कि नहीं। ठीक है, तो ये होता है आपका सिंपल प्रिज्म का डेफिनेशन, है ना। तो यहां पर देखो लिखा है मैंने कि प्रिज्म इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस सच दैट इंसिडेंट सरफेस एंड इमर्जेंट सरफेस आर प्लेन एंड नॉन पैरेलल। इज इट क्लियर, आ रही है बात समझ में आपको। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका सिंपल प्रिज्म का डेफिनेशन, है ना। तो इसका जरा स्क्रीनशॉट लें, फिर हम बात करते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म कैसे होता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो, है ना। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग। चलें, अब देखें यहां पर ध्यान से, शुरू करते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। ठीक है, अब मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से सुनना, यहां से न्यूमेरिकल अच्छे आते हैं। ठीक है, देखो ये लिया मैंने एक प्रिज्म, ठीक है, ये आपका इंसिडेंट सरफेस, ये आपका इमर्जिंग सरफेस, तो उनके बीच का जो एंगल होता है इसे कहते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ए इज द एंगल ऑफ प्रिज्म। क्लियर, ठीक है। अब देखो यहां पर मैं रे ऑफ लाइट को हिट करा रहा हूं, ये लिया मैंने रे ऑफ लाइट, ठीक, ये आपका इंसिडेंट रे। नाउ यहां पर रिफ्रैक्शन होगा फ्रॉम रेयरर टू डेंसर, तो ये देखो ये आपका नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल मतलब सरफेस के परपेंडिकुलर, तो बेंडिंग होगी इसकी टुवर्ड द नॉर्मल, तो बेंडिंग हो गई इसकी टुवर्ड दी नॉर्मल। ठीक, अब देखो यहां पर भी आपका नॉर्मल, ये आपका नॉर्मल होगा, ठीक है। तो अब देखो डेंसर टू रेयरर, बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो ये बेंडिंग हो गई अवे फ्रॉम द नॉर्मल। इज इट क्लियर, ठीक है। अब देखो ध्यान से आप लोग यहां पर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये एंगल ऑफ इमर्जेंस, ठीक है। यहां पर ये अंदर के एंगल्स हैं, इसको मैंने R1 बोल दिया, इसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और यहां पर ये जो एंगल होगा दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर द सरफेस,
इसको मैंने R2 बोल दिया। इज इट क्लियर? ठीक है, चलो, तो ये हो गया आपका रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म का रे डायग्राम। अब देखो, मैं यहां पर किस पॉइंट पे इंटरेस्टेड हूं? यहां पर मैं निकालना चाहता हूं डेविएशन एंगल। ठीक है, उस पे एग्जाम में सवाल आता है ना? तो डेविएशन एंगल क्या होता है? देखो, ये जो आपका ओरिजिनल रे है, अगर ये प्रिज्म नहीं होता तो इसका डायरेक्शन ऐसे होता कि नहीं होता? ठीक है, थोड़ा सा और बनाता हूं मैं। अगर ये नहीं होता प्रिज्म तो इसका डायरेक्शन ऐसा होता, लेकिन इस प्रिज्म की वजह से पहले ये बेंडिंग हुई, फिर ये बेंडिंग हुई, मतलब फाइनल रे ऐसा है। तो फाइनल रे और इनिशियल रे के बीच का जो एंगल होता है दैट इज एंगल ऑफ डेविएशन। मतलब प्रिज्म की वजह से फाइनली रे कितने से डेविएट हुआ है। ठीक है, तो दो हिस्सों में डेविएट हुआ ये, तो फाइनल रे को मैं प्रोड्यूस करूंगा। ये वाला जो एंगल होगा दिस इज एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, मतलब इतने एंगल से रेज अपने पाथ से भटक गया है। इज इट क्लियर? तो इसे कहते हैं हम लोग एंगल ऑफ डेविएशन, डेल्टा, एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, नाउ अब मैं इस डेल्टा की वैल्यू को निकालना चाह रहा हूं, तो उसके लिए नॉर्मल सा ज्योमेट्री का इस्तेमाल होगा। ठीक है, वो अपन इस्तेमाल करते हैं। आओ देखो ध्यान से, आप लोग इधर देखो जरा, यहां पर देखना। तुम ये बताओ, ये आपका नॉर्मल है इस सरफेस के लिए, मतलब ये वाला एंगल कितना होगा? 90 डिग्री होगा, जिसमें से आपका ये R1 है, तो बचा हुआ एंगल कितना होगा? ये वाला एंगल होगा 90 माइनस R1 होगा, मानते हो? ठीक है, अब देखो ध्यान से, यहां पर अगेन ये आपका नॉर्मल है इस सरफेस के लिए, तो ये 90 डिग्री होगा, और 90 में से अगर ये R2 माइनस करोगे तो ये वाला एंगल मिलेगा ना, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा आपका? 90 माइनस R2। ठीक, तो मैंने क्या किया, ये वाला एंगल निकाला और ये वाला एंगल निकाला। एक काम करो, इसे पॉइंट M दो और इसे पॉइंट N दो। तो मैं कौन से एंगल की बात कर रहा हूं? एंगल AMN की बात कर रहा हूं, 90 माइनस R1, और एंगल ANM की बात कर रहा हूं मैं, 90 माइनस R2। ठीक, अब बताओ, ये जो आपका ट्राइंगल है, ट्राइंगल AMN, उसमें एंगल सम प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करता हूं मैं। ठीक है, देखो, इन ट्राइंगल AMN है ना, यहां पर क्या मैं बोल सकता हूं? एंगल A प्लस 90 माइनस R1 प्लस 90 माइनस R2 is equal to 180 degree. This is angle sum property ना, angle sum property। ठीक है, चलो अब बताओ, ये हो गया आपका A, यहां पर माइनस R1, ये देखो माइनस R1 माइनस R2 में माइनस कॉमन ले लो, तो R1 प्लस R2 हो जाएगा ये, और 90 प्लस 90 कितना हो गया? 180, और इक्वल टू में भी क्या चल रहा है? 180, कैंसल आउट हो गया। अब इसको एज अ ब्रैकेट मूव करोगे तो A इक्वल टू R1 प्लस R2 बोल सकते हो। ठीक है, तो आप बताओ, यहां पर A को लिख दिया मैंने R1 प्लस R2, मतलब अंदर के एंगल को रिलेट कर दिया मैंने एंगल ऑफ प्रिज्म से। यह रिलेशन भी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अब देखो, सुनो, यहां पर अगर आप ध्यान से देखो तो ये वाला एंगल, ठीक है, और ये वाला एंगल का सम डेल्टा होगा कि नहीं होगा? होगा ऐसा। अब देखो, यहां पर थोड़ा सा आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। मैं यहां पर इसको थोड़ा सा और मैं ले लेता हूं अलग कलर से, डार्क कलर थोड़ा सा ले लेता हूं मैं, दिस। ठीक है, अब देखो ध्यान से, यहां पर आप ये बताओ,
मुझे ये वाला एंगल निकालना है। ये दिख रहा है आपको, डबल मैंने शो किया यहां पर, ठीक है। तो आप बताओ, ये आई है तो वर्टिकली ऑपोजिट से ये भी आई होगा, आई, क्लियर, ठीक है। अब देखो ध्यान से, तो आई में से ये R1 माइनस करोगे तो ये वाला एंगल मिल जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका I माइनस R1। सिमिलरली आप ये बताओ, ये एंगल E है तो वर्टिकली ऑपोजिट से ये वाला भी क्या होगा, पूरा E होगा, ठीक है। तो आप बताओ, E में से इस R2 को माइनस करोगे तो ये डबल वाला एंगल मिलेगा ये, ठीक। तो आप बताओ ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, E माइनस R2, क्लियर। नाउ अब बताओ, यहां पर एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से क्या मैं लिख सकता हूं, डेल्टा इज इक्वल टू ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, है कि नहीं, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से, यहां पर मैं क्या करने वाला हूं, देखो मैं बोलूंगा सिंस डेल्टा इज इक्वल टू ये वाला एंगल, ठीक है, और ये वाला एंगल कितना है, I माइनस R1 प्लस ये वाला एंगल कितना है, E माइनस R2। इज इट क्लियर, ठीक है। अब देखो यहां पर I प्लस E को साथ में लिखा और इन दोनों में माइनस साइन कॉमन लोगे तो R1 प्लस R2 बचेगा और ये आपका डेल्टा वैसा का वैसा। इज इट क्लियर, ठीक है। अब देखो R1 प्लस R2 को हमने क्या निकाला हुआ है, A, तो यहां पर I प्लस E माइनस ये क्या हो जाएगा, A, ठीक है। चलो तो आप बताओ, डेल्टा इज इक्वल टू I प्लस E माइनस A हो गया ना, ठीक है। तो ये आपका हो गया एंगल ऑफ डेविएशन का फॉर्मूला। इज इट क्लियर, ठीक है। तो यहां पर हमने एंगल ऑफ डेविएशन का फॉर्मूला निकाल लिया। इज इट क्लियर, ठीक है। चलो ये तो हो गया आपका एंगल ऑफ डेविएशन का फॉर्मूला। अब मैं बात करूंगा कि ये जो एंगल ऑफ डेविएशन है ये मिनिमम कब होगा, ठीक है। मतलब मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन के लिए कंडीशन क्या होगी, वो अब बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो एक काम करें, पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसको थोड़ा सा ध्यान से आप लोग, ठीक है, नोट करके उसका खुद से लेबलिंग करना आप लोग, तो आपको कहानी समझ में आएगी, ठीक है। चलो इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर बात करते हैं मिनिमम डेविएशन ऑफ एंगल। चलें अब देखें यहां पर मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। अभी ध्यान देना आप लोग, यहां पर इधर देखो, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो ध्यान देना आप लोग यहां पर, इधर देखो मेरे पास रिलेशन क्या है डेल्टा का, डेल्टा इक्वल टू I प्लस E माइनस A, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि ये मिनिमम हो, तो एक काम करते हैं, पहले मैं इसको थोड़ा दिखने में अलग कर रहा हूं मैं, है ना, देखना ध्यान से। क्या मैं I को लिख सकता हूं रूट I का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं। क्या मैं E को लिख सकता हूं रूट E का होल स्क्वायर, ठीक है। अब मैं यहां पर -2 I इंटू रूट E माइनस किया मैंने और प्लस किया मैंने 2 I इंटू रूट E, है कि नहीं। हम किसी भी चीज का सब्ट्रैक्शन और एडिशन कर सकते हैं, ठीक है। चलो, और ये रहा आपका -A वैसा का वैसा। तो इसको दिखने में अलग किया, इसको दिखने में अलग किया मैंने, और यहां पर 2 इंटू रूट I इंटू रूट E को मैंने ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहां पर इन तीनों टर्म को देखो, तो यहां पर क्या हो रहा है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB। क्या मैं इसको लिख सकता हूं रूट I माइनस रूट E का होल स्क्वायर, और वो जो आपका है 2 अंडर रूट ऑफ I इंटू अंडर रूट ऑफ E माइनस A वैसा का वैसा, ठीक है। अब जरा सोचो, ठीक है, दिमाग लगाना, अगर ये I और E की वैल्यू अलग अलग होगी, ठीक है, दोनों की वैल्यू अगर अनइक्वल होगी तो ये होल स्क्वायर वाला टर्म एग्जिस्ट करेगा ना, और होल स्क्वायर वाला टर्म एग्जिस्ट करेगा मतलब ये चीज इसमें ऐड होगी, मतलब वहां पर डेल्टा ज्यादा आएगा। लेकिन
अगर I और E बराबर हो जाएं तो ये स्क्वायर वाला टर्म एग्जिस्ट नहीं करेगा, और अगर स्क्वायर वाला टर्म एग्जिस्ट नहीं करेगा मतलब यहां पर ये 0 हो जाएगा, तो आपका डेविएशन सिर्फ इतना आएगा। मतलब I और E अगर अनइक्वल हैं तो आपका डेविएशन ये पूरा समेशन के बराबर होगा, लेकिन अगर I और E बराबर है तो आपका डेविएशन सिर्फ इतना होगा। तो बताओ मिनिमम डेविएशन कब होगा? जब सिर्फ इतना होगा ना, मतलब ये चीज 0 होगा तभी हम बोलेंगे कि मिनिमम डेविएशन है। तो यहां पर हम क्या बोलेंगे? फॉर मिनिमम डेविएशन, फॉर मिनिमम डेविएशन I, पहले ऐसा बोलेंगे, रूट I इज इक्वल टू रूट E, मतलब I इक्वल टू वॉट? E है कि नहीं? तो मैंने कहा आपसे कि मिनिमम डेविएशन तभी होगा जब आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस बराबर होगा। मतलब कहीं पर भी अगर आपने प्रश्न में देखा कि इनिशियल एंगल और जो फाइनल एंगल है, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस बराबर है, उस केस में मिनिमम डेविएशन होगा। इज इट क्लियर? ठीक है। अब इस कंडीशन में आपका डेविएशन मिनिमम होगा, मान लिया, लेकिन वो मिनिमम डेविएशन एंगल होगा कितना? तो देखो कुछ नहीं करना अपने को, ये तो 0 हो गया है ना इस कंडीशन पे। अब क्या करो, यहां पर E को भी लिख दो I, ठीक है? तो अब देखो ध्यान से, यहां देखना, मिनिमम डेविएशन, मिनिमम डेविएशन कैसे मिलेगा? यहां पर देखो 2 अंडर रूट ऑफ I, ये E को भी लिख दूं I, तो ये भी हो गया आपका रूट I माइनस A, तो ये रूट I इंटू रूट I माइनस A। तो मिनिमम डेविएशन का फॉर्मूला हो गया 2I माइनस A। इज इट क्लियर? ठीक है। नाउ अब मिनिमम डेविएशन के कंडीशन में कुछ और रिजल्ट्स भी निकलते हैं, वो रिजल्ट मैं आपको शो करता हूं, ठीक है? अभी देखना ध्यान से आप लोग, यहां पर इधर देखो, हां ध्यान देना आप लोग यहां पर। तुम ये बताओ, हमने अभी रिलेशन देखा था ना रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म में, A इज इक्वल टू R1 प्लस R2, ठीक है? अब यहां से मैं कुछ कहानी कहता हूं, ठीक है? अभी ध्यान देना, एक मिनट। ये जो आपका प्रिज्म था, ये जो आपका प्रिज्म था, ठीक है, ये आपका नॉर्मल, ये आपका बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल, फिर ये नॉर्मल बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये एंगल ऑफ इमर्जेंस, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्लियर है? ठीक है। अभी मेरी बात को सुनो ध्यान से। यहां पर मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मान लो ये मिनिमम डेविएशन वाला केस है, यहां पर I और E बराबर है मान लो, ठीक है? तो जो भी डेविएशन होगा वो मिनिमम होगा, ठीक है? क्लियर है? चलो अब मेरी बात को सुनना ध्यान से। ये आपका एंगल R1 होता है और ये आपका एंगल R2 होता है। मान लो इस मटेरियल का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो n है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लियर? अब देखो यहां पर इस पॉइंट m पर, और ये वाला मैंने मान लिया n पर, तो सुनो इस पॉइंट m पर लगाते हैं स्नेल्स लॉ, ठीक है? ध्यान देना आप लोग। एट पॉइंट m, एट पॉइंट m लगाएं जरा स्नेल्स लॉ, तो साइन I अपॉन साइन R, सॉरी कौन सा R? R1 इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म विद रिस्पेक्ट टू एयर, मतलब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ना। ठीक है, यह कहानी क्लियर है आपको? चलो इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1। नाउ एट पॉइंट n, अब इस पॉइंट n की बात करता हूं, यहां पर भी लगा रहा हूं मैं स्नेल्स लॉ। देखो साइन, इस समय एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? R2, साइन R2 अपॉन साइन E इज इक्वल टू, अब किसका लेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? एयर का विद रिस्पेक्ट टू प्रिज्म। ठीक है,
अभी देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू प्रिज्म, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म विद रिस्पेक्ट टू एयर। और ये बताओ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म विद रिस्पेक्ट टू एयर, मतलब ये एब्सोल्यूट ही हुआ ना, तो उसको सिंपल एन बोल रहा हूं मैं यहां पर, है कि नहीं? ठीक है, अब देखो यहां पर ये साइन R2 अपॉन साइन E, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। क्लियर? नाउ अब एक काम करोगे, दोनों इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई करूंगे, ठीक है? चलो तो दोनों को जरा मल्टीप्लाई करना आप लोग, 1 इंटू 2। अब बोलो भाई यहां पर LHS इंटू LHS करते हैं ना हम लोग, तो आप बताओ साइन I अपॉन साइन R1 इंटू साइन R2 अपॉन साइन E इक्वल टू RHS को मल्टीप्लाई करो n इंटू 1 बाय n। ठीक, अब ध्यान देना आप लोग, ये कैंसिल आउट। अब बताओ सिंस इन मिनिमम डेविएशन कंडीशन, इन मिनिमम डेविएशन कंडीशन हम क्या बोलते हैं, I इक्वल टू E बोलते हैं ना, ये प्रूव कर चुका हूं मैं। तो आप बताओ I और E बराबर है, तो ये साइन I और साइन E भी बराबर होगा। तो आप बताओ देख के यहां पर, तो ये जो साइन, ये जो आपका है यहां पर साइन I वैसा का वैसा, साइन R1 भी वैसा का वैसा, इंटू साइन R2 वैसा का वैसा, लेकिन जो साइन E था उसको भी मैंने I बोल दिया, इक्वल टू 1 चल रहा है, ये कैंसिल आउट। तो आप बताओ साइन R2 ये इंटू करोगे साइन R1, तो यहां पर R2 इक्वल टू R1 भी बोल सकते हैं ना हम लोग। ठीक, इसका मतलब अगर मिनिमम डेविएशन का कंडीशन है तो अंदर के एंगल्स भी क्या होंगे, सेम होंगे। मतलब बाहर के एंगल तो सेम थे ही, मिनिमम डेविएशन में अंदर के एंगल्स भी क्या होंगे, सेम होंगे, R1 इक्वल टू R2। तो आप बताओ देख करके यहां पर जो हमने कहा था सिंस A इज इक्वल टू R1 प्लस R2, यहां पर दोनों की वैल्यू बराबर है, मान लो वो दोनों वैल्यू R है, तो क्या मैं यहां पर इसको R और इसको R, मतलब ये 2R, तो यहां पर R इक्वल टू A/2 बोल सकते हैं क्या? ठीक, इसका मतलब अगर मिनिमम डेविएशन का कंडीशन है तो जो अंदर के एंगल्स होंगे वो एंगल ऑफ प्रिज्म का हाफ होगा। ठीक है, मैंने फिर से कहा बेटा कि यहां पर अगर मिनिमम डेविएशन वाला केस है तो अंदर का जो एंगल है वो एंगल ऑफ प्रिज्म का हाफ होगा। ठीक है, चलो अब देखो ध्यान से, यहां पर R इक्वल टू A/2 हो गया आपका यहां पर। ठीक है, नाउ अब मैं एक रिजल्ट निकाल रहा हूं मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर मिनिमम डेविएशन के लिए, तो ध्यान देना आप लोग। आप ये बताओ यहां पर देखो जरा, इस पॉइंट M पर मैं बोल सकता हूं साइन I अपॉन साइन R1 इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो आप देखो सिंस n इज इक्वल टू, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू साइन I बाय साइन R1। ठीक है, अब देखो हम यहां पर बोलेंगे फॉर मिनिमम डेविएशन, फॉर मिनिमम डेविएशन आप ये बताओ देख के, मिनिमम डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, 2i माइनस ए ना, आप देख सकते हैं यहां पर 2i माइनस ए है आपका मिनिमम डेविएशन। ठीक है, अब देखो यहां से जरा i की वैल्यू निकालना, तो i कितना हो जाएगा, डेल्टा मिन प्लस ए अपॉन 2, ये हो जाएगा i की वैल्यू। ठीक है, तो i की वैल्यू निकाल ली मैंने। ठीक है, अब यहां पर देखो ये जो आपका R1 है, ये जो R1 है वही R है, और R को लिखा है मैंने A/2, तो R1 इक्वल टू R इक्वल टू A/2 ना। ठीक है, मतलब अंदर का एंगल जो होगा वो एंगल ऑफ प्रिज्म का हाफ होगा, अभी दिखाया मैंने आपको मिनिमम डेविएशन वाले केस में। ठीक है, तो अब बताओ देख के, देयरफॉर n इज इक्वल टू साइन I, मतलब साइन ऑफ
डेल्टा मिन प्लस ए बाय 2 होल अपॉन व्हाट, साइन R1 मतलब साइन ऑफ ए बाय 2. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन इन केस ऑफ मिनिमम डेविएशन. ठीक है, तो अब मैं यहां पर थोड़ा सा कंक्लूड करता हूं. ठीक है, सुनना ध्यान से. मिनिमम डेविएशन एंगल अगर कहीं पर शब्द यूज होता है तो आपके बाहर के एंगल मतलब I और E और अंदर के एंगल R1 और R2 बराबर होते हैं. तो I इक्वल टू E एंड R1 इक्वल टू R2. और साथ ही साथ अंदर के जो एंगल हैं R1 R2 वो एंगल ऑफ प्रिज्म का हाफ होता है कि नहीं. ठीक है, और यहां पर देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ मिनिमम डेविएशन. क्लियर है. ठीक है, चलें तो एक काम करें, आप लोग जरा इसका स्क्रीनशॉट लेंगे. आप लोग तो कैसे देखें, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग. फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग. फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग. चलें, अब देखें यहां पर आप लोग ध्यान से, ये जो आपका मिनिमम डेविएशन का केस हमने देखा ना, कि जब आपका मिनिमम डेविएशन मतलब ये बोले कि मिनिमम डेविएशन कब होगा, जब आपका इनिशियल एंगल और फाइनल एंगल बराबर होगा. ठीक है, और जब आपका डेविएशन मिनिमम होता है तो हम कहते हैं कि जो अंदर की रे होती है, मतलब आपका क्या हुआ था, ये रे ऐसे इंसिडेंट हुआ, फिर अंदर बेंडिंग टुवर्ड द नॉर्मल हुई, तो जो अंदर का रे है, ठीक है, जो अंदर का रे है मतलब ये वाले की बात कर रहा हूं मैं, ये देखो कहां पर आपका गया, मैं इस वाले की बात कर रहा हूं. मैं ये वाला जो रे है ना, ठीक है, ये वाला जो रे होगा वो क्या होगा, इस बेस से पैरेलल होगा. मैंने क्या बोला आपसे कि अगर मिनिमम डेविएशन एंगल होगा तो जो अंदर की रे है वो बेस ऑफ प्रिज्म के पैरेलल होता है. ठीक है, चलो ठीक है. अब देखो यहां पर ध्यान से वही बात मैंने लिखी हुई है, देखो ध्यान से. In the position of minimum deviation, the refracted ray in the prism is parallel to the base of prism. ठीक है, तो इस बात को आप लोग ध्यान रखना कि जब भी मिनिमम डेविएशन का केस होगा तो अंदर वाली रे प्रिज्म के बेस से पैरेलल होगा. क्लियर है. चलो ठीक है, तो इसको जरा आप लोग नोट कर लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं. ठीक है, चलो अब देखो यहां पर ध्यान से, मैक्सिमम एंगल ऑफ डेविएशन. अभी हमने देखा मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन, अब हम बात करेंगे मैक्सिमम एंगल ऑफ डेविएशन में क्या कहानी है. तो मैक्सिमम एंगल ऑफ डेविएशन के लिए पहले आपको ग्राफ देखना होगा बिटवीन डेविएशन एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस. ठीक है, देखो जो ग्राफ बनता है ना बिटवीन एंगल ऑफ डेविएशन एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस, वो ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, ऐसा. ठीक है, अब देखो ये वाला जो पॉइंट है यहां पर मिनिमम डेविएशन है कि नहीं. ठीक है, तो यहां पर देखो ये जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस पे होगा, मान लिया वो I है, तो यहां पर I और E बराबर होता है कि नहीं, अपन देख चुके हैं. ठीक है, अब देखो जो मैक्सिमम डेविएशन है वो आपके दो एंगल ऑफ इंसिडेंस पे है. एक इस एंगल ऑफ इंसिडेंस पर मैक्सिमम डेविएशन है और एक इस एंगल ऑफ इंसिडेंस पर मैक्सिमम डेविएशन है. तो इसे बोलेंगे मिनिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस और इसे बोलेंगे मैक्सिमम एंगल ऑफ डेविएशन. ठीक है, सॉरी, मैक्सिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस. अब सुनना, मैक्सिमम डेविएशन जो होता है वो दो एंगल ऑफ इंसिडेंस पर होता है, एक मैक्सिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस पर और एक मिनिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस पर. मतलब दो I पर आपका डेल्टा मैक्सिमम होगा. आपको दिख रहा है ग्राफ पे साफ साफ. ठीक है, अब मेरी बात को सुनना, यहां पर जो मैक्सिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस हो सकता है वो कितना हो सकता है, 90 डिग्री ना. आप ये बताओ यहां पर देख के,
ये आपका क्या है, प्रिज्म। यहां पर ये नॉर्मल मान लो, ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस। आप ये बताओ तुम कितना बढ़ा सकते हो एंगल ऑफ इंसिडेंस? हद से हद तक आप इतना कर सकते हो कि अलोंग द सरफेस लेके जाएं, है कि नहीं? मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस मैक्सिमम कितना हो सकता है? 90 डिग्री हो सकता है। ठीक है, मतलब अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका 90 डिग्री का है, उस केस में डेविएशन मैक्सिमम होगा। इज इट क्लियर? ठीक है, तो यहां पर आपको मैं एक स्टेटमेंट लिख के देता हूं, है ना। मैक्सिमम डेविएशन इन प्रिज्म is for two angle of incidence. Two angle of incidence. ठीक है, that is at I minimum and at I maximum. ठीक है, और जो मैक्सिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस हो सकता है वो कितना हो सकता है? 90 डिग्री। तो जब आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 डिग्री होगा, उस केस में आपका मैक्सिमम डेविएशन होगा। और जो मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन होगा वो डिपेंड करता है, मतलब मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन जो है ना, सॉरी, मिनिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है ना, वो आपका डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है? आपके एंगल ऑफ प्रिज्म पर डिपेंड करेगा, है कि नहीं? वो जो प्रिज्म का मटेरियल है उस पर डिपेंड करेगा, मतलब उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर डिपेंड करेगा। आ रही है बात समझ में? मतलब मैक्सिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो तो 90 होगा, लेकिन जो मिनिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ठीक है, वो आपका वैरी करता है प्रिज्म टू प्रिज्म। इज इट क्लियर? तो यहां पर मैं लिख देता हूं ये चीज, मिनिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, वैरी, या ऐसा बोले depend on angle of prism and material of prism. Material of prism. ठीक है, आ रही है बात समझ में? तो दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। पहला ये कि मैक्सिमम डेविएशन एंगल दो एंगल ऑफ इंसिडेंस पर मिल सकता है आपको, एक आपके मैक्सिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस पर और एक आपके मिनिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस पर। ठीक है, और यहां पर मैक्सिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो सकता है? 90 डिग्री, और मिनिमम डिपेंड करेगा एंगल ऑफ प्रिज्म के ऊपर और आपका मटेरियल ऑफ प्रिज्म के ऊपर। इज इट क्लियर? ठीक है, कहानी क्लियर है आपको यहां पर? ओके, ठीक है। तो ये हो गया आपका सिंपल मैक्सिमम एंगल ऑफ डेविएशन। तो आप लोग जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम बात करते हैं थिन प्रिज्म को लेकर के। ठीक है, चलो चलें, अब हम बात करेंगे थिन प्रिज्म। देखो ध्यान से, थिन प्रिज्म किसे बोलते हैं? तो देखो यहां पर क्या बोला मैंने, अ थिन प्रिज्म इज दैट हुज रिफ्रैक्टिंग एंगल और एंगल ऑफ प्रिज्म इज स्मॉल। जिसमें जो एंगल ऑफ प्रिज्म है, ये जो ए है, ए, वो बहुत छोटा हो, है ना। हम कहते हैं करीब करीब 10 डिग्री से भी कम। तो ये आपका एंगल ऑफ प्रिज्म अगर बहुत कम हो तो उसे हम क्या बोलते हैं? थिन प्रिज्म बोलते हैं। आ रही है बात समझ में? अब सुनो, थिन प्रिज्म में अगर आपको एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू निकालनी है, मैं मिनिमम की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं कि थिन प्रिज्म में एक जनरल एंगल ऑफ डेविएशन निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? तो मेरी बात को सुनना ध्यान से, आप ये बताओ देख करके। एक जनरल जो आप लोगों ने डेविएशन का फॉर्मूला देखा था वो क्या था? I प्लस ई माइनस ए ना। ये मिनिमम डेविएशन का फॉर्मूला नहीं है, वो तो था आपका 2i माइनस ए। ये तो आपका जनरल एंगल ऑफ डेविएशन का फॉर्मूला है कि नहीं, जो हमने रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म डिराइव किया था। ठीक है, चलो अब देखो, सुनो, आप ये बताओ, अगर हम इंटरफेस M पर, मतलब पॉइंट M पर स्नेल्स लॉ लगाएं, तो आप ये बताओ साइन I बाय साइन R1 था कि नहीं? वो
है कि नहीं, इज इक्वल टू व्हाट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, अब देखो एंगल ऑफ प्रिज्म बहुत स्मॉल है ना, ठीक है, और अंदर के एंगल भी क्या है आपके, स्मॉल है। तो यहां पर देखो रिफ्रैक्टिंग एंगल और एंगल ऑफ प्रिज्म स्मॉल, मतलब अगर थिन प्रिज्म होता है तो वहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस भी क्या होता है, स्मॉल, और अगर आई स्मॉल है तो R1 भी स्मॉल होगा। तो आप बताओ यहां पर अगर I और R1 दोनों स्मॉल हैं तो क्या मैं लिख सकता हूं, सिंस I एंड R1 आर स्मॉल, तो यहां पर आप साइन I बाय साइन R1 को I बाय R1 लिख सकते हो। मतलब जो रेशियो साइन I बाय साइन R1 का होगा वही रेशियो I और R1 का होगा, है कि नहीं, इक्वल टू व्हाट, n। तो यहां से I की वैल्यू क्या लिखोगे, n इंटू R1। ठीक, चलो ये हो गया आपका पहला एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू। अब देखो जो इंटरफेस आपका दूसरा वाला था पॉइंट n पर, वहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस R2 होगा ना, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन E था ना, है कि नहीं। ठीक है, मैं आपको यहां पर शो कर देता हूं, ये देखो दिस, तो ये था आपका I, ये था आपका R1, ये था आपका R2 और ये था आपका E ना, ठीक है कि नहीं है, ये M है और ये N है। ठीक है, चलो अभी देखो यहां पर, तो यहां पर देखो साइन R2 अपॉन साइन E इक्वल टू 1 अपॉन एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था, अभी देखा था अपन ने। ठीक है, चलो अब ये बताओ यहां पर भी हम क्या बोलेंगे, सुनो कि आपका अगर R1 स्मॉल है तो आपका R2 भी क्या होगा, स्मॉल। अब तुम बोलोगे सर कैसे हो गया स्मॉल R2, तो मेरी बात को सुनो, ये देखो आप ये बताओ A इज इक्वल टू R1 प्लस R2 हमने पढ़ा है ना, ठीक है, अंदर का एंगल का जो सम होता है वो A के बराबर होता है। तो ये बताओ A आपका स्मॉल है, थिन प्रिज्म है, एंगल ऑफ प्रिज्म बहुत स्मॉल होगा, R1 स्मॉल है, तो जब ये दोनों स्मॉल हैं तो ये भी क्या होंगे, स्मॉल होंगे। ठीक है, तो हम बोलेंगे सिंस A एंड R1 इज स्मॉल therefore R2 is also small, और अगर ये स्मॉल होगा तो E भी स्मॉल होगा, तो यहां पर हम बोलेंगे therefore E is also small। तो यहां पर आप देखो साइन R2 अपॉन साइन E को हम लिख सकते हैं क्या, R2 अपॉन E, therefore R2 अपॉन E is equal to what, 1 by n। तो यहां से R2 की वैल्यू लिख सकते हैं क्या हम लोग, या ऐसा, एक मिनट, E की वैल्यू लिख सकते हैं क्या, n इंटू R2, यस लिख सकते हैं। मतलब मैं ये कहूंगा आपसे कुल मिलाकर के कि थिन प्रिज्म में सारे एंगल स्मॉल होते हैं, ठीक है कि नहीं है, बस इतना ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, अब देखो यहां पर ध्यान देना, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन निकल के आ रहा है इस डब्बे में। ठीक है, देखो ये जो I की वैल्यू है और ये जो E की वैल्यू है उसको आप यहां पर रिप्लेस करोगे, तो आप बताओ देयरफॉर डेल्टा इज इक्वल टू, I को लिखा nR1, E को लिखा आपने nR2, और ये माइनस AS, वैसा का वैसा। अब बताओ डेल्टा इज इक्वल टू n कॉमन R1 प्लस R2 माइनस A, और ये बताओ R1 प्लस R2 कितना होता है, A, तो ये हो गया A माइनस A, तो यहां पर A कॉमन, n माइनस 1 बचेगा, A को पहले लिखो या बाद में लिखो क्या फर्क पड़ता है, तो डेल्टा हो गया आपका n माइनस 1 इंटू A। हाँ या ना, इसका मतलब देखो अगर आपका थिन प्रिज्म नहीं होता, ठीक है, तो आपका एंगल ऑफ डेविएशन जो है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस पर डिपेंड करता है कि नहीं। लेकिन अगर थिन प्रिज्म है तो उस केस में जो आपका डेविएशन एंगल होगा वो आपके एंगल ऑफ इंसिडेंस पर डिपेंड नहीं करता,
वो सिर्फ डिपेंड करेगा एंगल ऑफ प्रिज्म और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर। क्योंकि आई, जब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर आपका थिन प्रिज्म है तो आई, R1, R2, E ये सारे बहुत स्मॉल होंगे, तो उसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, ये सिर्फ डिपेंड करेगा किसके ऊपर? आपके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एंगल ऑफ प्रिज्म के ऊपर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। ठीक है कि नहीं है? चलो, तो यहां पर ये हो गया आपका थिन प्रिज्म। आप लोग जरा इसका स्क्रीनशॉट लें। चलें, तो यहां पर अपना ये जो टॉपिक है आपका प्रिज्म, ये ओवर होता है। अब जो नेक्स्ट वीडियो में होगा उसमें हम बात करेंगे डिस्पर्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म, है ना। फिर वहां पर हम लोग कुछ टॉपिक्स देखेंगे कि डिस्पर्सिव पावर वगैरह क्या होते हैं, है ना। तो डिस्पर्शन को लेके हमारा नेक्स्ट वीडियो रहेगा। ठीक है, तो ऐसी वीडियो को देखने के लिए क्या करना है आपको? सिंपल magnetbrains.com पे जाएं, या फिर जो मैग्नेट ब्रेन्स का यूट्यूब चैनल है वहां पर आप जाएं। वहां पर आपको ऐसे बहुत सारे कोर्सेज मिलेंगे जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपने एक दो टॉपिक पढ़ लिया तो उसके बाद कोई कूपन लगाना पड़ रहा हो, पेमेंट करना पड़ रहा हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, यहां पर सारा कंटेंट, बिल्कुल क्वालिटी कंटेंट आपके लिए बिल्कुल फ्री अवेलेबल है ना। तो बस अंत में ही कहूंगा, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो और अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो आप इसको लाइक जरूर करें, और अगर आप चैनल में नए हो तो आप इसको जल्दी सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी अपकमिंग वीडियो हो वो आपसे बिल्कुल मिस ना हो, और अपने दोस्तों के साथ को शेयर भी करें ताकि उनको भी इसका फायदा मिल पाए। थैंक यू।